हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। तो आज है आपका क्लास फोर्थ सेमेस्टर का। आपका है फोर्थ सेमेस्टर का क्लास है आज आपका। और ये है आपका जो हम पेपर पढ़ रहे थे। आपका सब्जेक्ट आपका था शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। आपका सब्जेक्ट का नाम क्या था जो पढ़ रहे थे? शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये आपका पेपर का नाम है जो आपका 50 नंबर का था। ये आपका कितने नंबर का है? 50 नंबर का है। इसको मैंने स्टार्ट कर दिया था, आपको एक वीडियो मिल गया था। ये बहुत बड़ा मतलब कि यूनिट है और इसके अंतर्गत हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आपका पहला, जिसका नाम था शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन, ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे। ये आपका पहला चैप्टर था। इसमें आपके शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है जो आपके 50 नंबर के हैं। और इसमें पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था शैक्षिक प्रशासन, ठीक है, प्रशासन। और हमने इस पे एक वीडियो दिया था। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। पहले वाले वीडियो में हमने आधा से मतलब आधा आपका कंप्लीट कर लिए थे और इसमें आपका जो रिमेनिंग पार्ट है आपका वो कंप्लीट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन जो है आपका चैप्टर शैक्षिक प्रशासन, ठीक है। ये पार्ट 2 है। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने करा दिया है, जाके देख लीजिए वीडियो जिसने नहीं देखा है। और ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, शैक्षिक प्रशासन, ठीक है, आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा यूनिट था आपका, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें। पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मानव संसाधन क्या है या मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है। और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आपका कि इसमें कौन कौन आते हैं मानव संसाधन प्रबंधन में, और मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है ये पढ़ेंगे। और आपके इसमें पढ़ेंगे कि मानव संसाधन के पारस्परिक जो संबंध का प्रभाव पड़ता है विद्यालय में, ये जानेंगे। और विद्यालय में प्रमुख मानव संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जिसमें आप प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र और अन्य सदस्य आ जाएंगे। फिर आपके समुदाय आता है, कम्युनिटी। और इसके अंतर्गत जो भी आपके आते हैं मानव संसाधन में, इसमें आपके प्रधानाचार्य भी आते हैं। तो इनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। प्रधानाचार्य का मुख्य भूमिका क्या होता है, ठीक है, इनका दायित्व, इनका कर्तव्य क्या होता है, इनके बारे में जानना है, ठीक है। और ये इनका ये सब दिया गया है कि सत्र के दौरान इनका कार्य क्या होता है, फिर सत्र समाप्ति पे इनका क्या कार्य होता है, और शिक्षण कार्य में इनका क्या योगदान होता है, फिर पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के चयन में इनका योगदान होता है, ये देखेंगे, ठीक है। सहगामी क्रियाओं का व्यवस्था करना, फिर शारीरिक शिक्षा में व्यवस्था, ये इनका काम होता है, जो भी इनका दायित्व है ये सब जानेंगे। और फिर उसके बाद अध्यापक पढ़ना है आपको। अध्यापक के बारे में, टीचर के बारे में, इनके बारे में जानना है आपको। फिर इनके कर्तव्य क्या होते हैं टीचर्स के, ठीक है। और फिर उसके बाद मानव संसाधन में प्रबंधन में ये आपका छात्र आते हैं, स्टूडेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका ये एक टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव संसाधन, ठीक है, प्रबंधन। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, समुदाय, जिसको कम्युनिटी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका हम अर्थ समझेंगे, ठीक है, परिभाषा देखेंगे कम्युनिटी का। फिर आपका विद्यालय, अभिभावक और समुदाय में जो संबंध होता है उसको देखेंगे। और आपकी यहाँ पे जो भी कम्युनिटी है, जैसे कि ग्राम शिक्षा समिति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे जितनी कमेटी दी गई है उनके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। इसका अध्यक्ष कौन होता है आपके ग्राम शिक्षा समिति का, सचिव कौन होता है, सदस्य कौन कौन होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ठीक है, और इनसे मिलने वाले अनुदान क्या क्या होते हैं। अब उसके बाद दूसरा आपका समिति है कम्युनिटी।
विद्यालय प्रबंधन, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या कर्तव्य होता है, अधिकार क्या होता है इनका, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमिटी है, कम्युनिटी, वो है आपका अभिभावक शिक्षक संघ, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे, ये क्या होता है, इसके सदस्य कौन होते हैं, इनके अध्यक्ष कौन होता है, फिर इनका कर्तव्य क्या होता है, कार्य क्या होता है। फिर नेक्स्ट आपका कमिटी है कम्युनिटी, जिसको हम कहते हैं मातृ शिक्षक संघ, ठीक है। ये सब स्कूल विद्यालय में पाए जाते हैं। और फिर इनके उद्देश्य क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका महिला प्रेरक दल, ये क्या होता है, इनके मतलब कि क्या कार्य होते हैं, ठीक है। इनके बारे में जानना है। तो ये आपका मेनली पढ़ना है आपके मानव संसाधन के बारे में और इसका कम्युनिटी के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये दो मुख्य टॉपिक है और इनके अंतर्गत आपके सब टॉपिक पढ़ने हैं। और पहले वीडियो में जो मैंने कराया था, थोड़ा सा मैं उसको कोरिलेट कर देती हूँ, आपको क्या क्या पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में। तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम इसके पहले वाले वीडियो में हम शैक्षिक प्रशासन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। इसका फिर प्रबंधन क्या होता है ये जाने थे आपका। फिर आपका नियोजन, संस्थागत नियोजन क्या होता है इसके बारे में जाने थे, ठीक है। इनका फिर आप उद्देश्य देखे थे कि आपके संस्थागत नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, आपका विद्यालय प्रबंधन के बारे में पढ़ा था। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ हमने देखा था, ठीक है। फिर विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं देखा था। फिर विद्यालय प्रबंधन होता क्या है, फिर उसका उद्देश्य क्या होता है, ये सब जाने थे। फिर महत्व को भी हमने देखा था। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र क्या होता है, मतलब जो विद्यालय में प्रबंधन होते हैं उनका कहाँ कहाँ एरिया बटा होता है, तो इसको देखा था हमने। जैसे कि हमने देखा था कि इस क्या क्या करता है विद्यालय प्रबंधन, आप ऐसे योजना बनाना, संगठन करना, ठीक है। फिर मानवीय व्यवस्था करना, आपका फिर भौतिकी व्यवस्था करना। मानवीय व्यवस्था करने में आपका आ जाता है टीचर्स की नियुक्ति करना, आपके प्रधानाध्यापक की, अन्य आपके कर्मचारियों का विद्यालय में नियुक्ति करना, वो आपका मानवीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। फिर हमने भौतिक व्यवस्था देखा था, जो आपके विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया जाता है। भौतिक व्यवस्था में आपका हमने बहुत चीज़ों को देखा था, जैसे कि आपका विद्यालय भवन का निर्माण देखा था, ठीक है। और भवन का निर्माण कई सारे टाइप भी बताए थे आपके कौन कौन से होते हैं। उसके बाद शैक्षणिक उपकरण में आपके आ जाता है, इसका प्रबंधन देखा था, ठीक है। तो ये हमने पहले वीडियो में कंप्लीट किया था, मतलब वहाँ पे आपके ये चीज़ें बताई गई थी। आज है आपका मानव संसाधन और आपका कम्युनिटी, ठीक है, समिति आज पढ़ना है। इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा यूनिट था, ठीक है। लगभग आपके बुक्स में 30 से 35 पेज में दिया है ये। 35 नहीं, 60 अप्रॉक्स 60 पेज में दिया है, सोचिए बहुत बड़ा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये। मैंने वही टॉपिक आपको करा रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ें स्किप आप नहीं कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका मानव संसाधन का प्रबंधन, ठीक है। स्कूल में, विद्यालय में जो मानव संसाधन का प्रबंधन होता है वो क्या होता है। तो आपको इसी से कंफर्म हो जा रहा है। प्रबंधन आपको पता है, व्यवस्था करना चीज़ें। और मानव संसाधन मतलब कि संसाधन के रूप में मानव का व्यवस्था करना, ठीक है। संसाधन दो टाइप्स के होते हैं। एक भौतिक संसाधन होता है जिसमें आपके विद्यालय के जो भी चीज़ें, निर्जीव चीज़ें आ जाती हैं, आपका पुस्तकालय हो गया, भवन निर्माण हो गया, चेयर्स का बनवाना हो गया, शौचालय बनवाना हो गया, तो वो भौतिक संसाधन हो गया। ऐसे ही मानव संसाधन मतलब कि मानव की, जो मानव से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि आपके प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हो गया, टीचर्स की नियुक्ति हो गया, ठीक है। ऐसे आपके अन्य कर्मचारी जो विद्यालय में होते हैं उनकी व्यवस्था करना, यही आपका मानव संसाधन या मानव संसाधन का प्रबंधन कहलाता है। तो आप इससे यहाँ से भी चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है देखते हैं। तो मानव संसाधन से अभिप्राय व्यक्ति की शिक्षा, कुशलता व प्रशिक्षण का उचित उपयोग करना है, ठीक है। नीचे देखिए, शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन से तात्पर्य विद्यालय में शिक्षा के समुचित क्रियान्वयन हेतु उचित रूप से मानव संसाधन जैसे प्रधानाध्यापक, आपका शिक्षक, छात्र, अभिभावक एवं अन्य कर्मियों की व्यवस्था करना। तो ये आपका मेन आ जाता है कि क्या करते हैं। शिक्षा व्यवस्था में मानव के संसाधन का मतलब है कि आपकी प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, अभिभावक और अन्य जो कर्मी होते हैं उनकी आपकी व्यवस्था करना आपका मानव संसाधन
प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, अब इसको देखेंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। बस अच्छे से लेक्चर सुन लीजिए, आप बहुत इजीली कर लेंगे एक बार सुनने के बाद। तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आइए मैं बताती हूँ। समस्त शैक्षिक कार्मिकों को संस्था में निहित उद्देश्य व कार्य प्रणाली से अवगत कराने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन की प्रमुख आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि इन्हीं के माध्यम से जो भी आपके कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं आपके विद्यालय में, उनका उत्तरदायित्व क्या है, उनको कैसे क्या करना है, ये चीज़ें बताई जाती है आपके मानव संसाधन द्वारा। ठीक है, दूसरा देखिए, शिक्षा के प्रति समस्त कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा प्रेरणा करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहित करना और प्रेरणा प्रदान करना इनका आवश्यकता होता है प्रबंधन की। ठीक है, मानव संसाधन की इसी तो आवश्यकता था। अब इनका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, जो आपके मानवीय संसाधन के पारस्परिक संबंधों का प्रभाव। ठीक है, इनका प्रभाव क्या पड़ता है विद्यालय में। पहला देखिए, उत्तम मानवीय संबंधों वाले विद्यालयों में बालकों में प्रेम, सहयोग एवं उदारता आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके माध्यम से बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छे एवं आदर मानवीय संबंधों वाले विद्यालय में प्रत्येक व्यक्ति संप्रीत भाव से कार्य करते हैं, जिससे विद्यालय का सर्वोत्तम विकास होता है। मतलब जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं विद्यालय में, वो अपने संप्रीत भाव से, अच्छे भाव से करते हैं, जिससे विद्यालय का अच्छे से विकास हो पाता है। और ये सब मानव संसाधन की देख रेख में होता है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ बताया गया विद्यालय में प्रमुख मानव संसाधन, मतलब कि मानव संसाधन के रूप में कौन कौन से आते हैं। तो आपका जो निम्न दिया गया है, पहला है आपका प्रधानाचार्य, दूसरा अध्यापक, तीसरा छात्र और चौथा है समुदाय। मन जो भी कम्युनिटी बनाई जाती है विद्यालय में, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो भी आ जाते हैं इसमें, क्योंकि वो व्यक्ति ही होते हैं, मानव ही होते हैं। तो हमको वन बाय वन करके पढ़ना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रधानाचार्य का कर्तव्य क्या होता है, उनका दायित्व क्या होता है। ठीक है, तो लेक्चर अच्छे से सुनिए, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। विद्यालय शैक्षिक विकास प्रबंधन की दृष्टि से प्रधानाचार्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक कुशल एवं श्रेष्ठ प्रधानाचार्य वही होता है जो एक टीम के साथ कार्य करने की क्षमता रखता है और अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष होता है। मतलब कि अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष, मतलब कि उसको जानकारी होनी चाहिए जो भी क्षेत्र से रिलेटेड है। और इसकी ये क्या करता है, ये एक टीम के रूप में काम करता है। ठीक है, मतलब कि टीम के साथ काम करता है। आगे देखिए, प्रधानाध्यापक विद्यालय की प्रमुख शक्ति है जिसके ऊपर विद्यालय की उन्नति और अवनति निर्भर करती है। मतलब उन्नति मतलब विकास, और अवनति मतलब कि विकास ना होना। मतलब अगर आपके प्रधानाध्यापक अच्छे हैं तो विद्यालय की उन्नति होती है, अदरवाइज अवनति होती है, मतलब खराब होता है विद्यालय। तो ये उनके पे डिपेंड करता है, आपके प्रधानाध्यापक पे ही। और इनका एक डेफिनेशन है S.N. मुखर्जी के अनुसार, ये क्या कहते हैं अध्यापक के बारे में, मतलब प्रधानाध्यापक के बारे में। आइए देखते हैं। तो प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। मतलब कि जो आपके आंतरिक प्रशासन और जो बाह्य प्रशासन होता है उनको जोड़ने का कार्य करते हैं प्रधानाध्यापक। अब देखते हैं आपका जो प्रधानाध्यापक हैं उनका कर्तव्य या दायित्व क्या होता है। तो पहला है आपका नियोजन, मतलब नियोजन मतलब योजना बनाना। ठीक है, तो किसी कार्यक्रम तथा क्रियाओं को संचालित करने से पूर्व उन्हें नियोजित करना आवश्यक है। मतलब कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी योजना बनाई जाती है। तो ये भी इसमें मदद करते हैं आपके प्रधानाध्यापक। जैसे कि आपका विद्यालय खुलने से पूर्व का क्या क्या काम होता है इनका, प्रवेश समिति का गठन करना तथा नियमों का निर्माण करना। अगर आपका जैसे कि स्कूल छुट्टियों में बंद हो जाते हैं फिर से ओपन होते हैं तो उस टाइम कौन सा काम होता है उनका, तो जो भी प्रवेश समिति होती है उनका गठन करना तथा नियम का निर्माण करना विद्यालय के लिए, ये होता है। फिर क्या है, विद्यालय में संसाधनों की उपलब्धता की जांच करना तथा आवश्यक साधन उपलब्ध कराना। अगर विद्यालय ओपन होते हैं तो उस टाइम देख लिया जाता है कि विद्यालय में कौन से संसाधन की कमी है, उनको पूरा करना है। तो ये आपके प्रधानाध्यापक ही देखते हैं। और क्या है,
आवश्यकता अनुसार शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, और अगर कर्मचारी कम है विद्यालय में तो उनकी भी नियुक्ति करना प्रधानाध्यापक करते हैं। अब सत्र के दौरान, वो तो आपका विद्यालय जब ओपन होगा उस टाइम का काम है। सत्र के दौरान जो आपका मान लीजिए स्कूल स्टार्ट हो चुका है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, उस टाइम उनका क्या काम होता है, तो विद्यालय में विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराना। जितने भी पाठ सहगामी क्रियाएं हैं जैसे खेल कूद वगैरह हो गया, इनका आयोजन कराना। फिर से क्या है, कार्य पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था करना। मूल्यांकन मतलब कि जो चीज़ें आप पढ़ा चुके हैं बच्चों को, उन्होंने वो चीज़ें कहाँ तक एडॉप्ट किया या कहाँ तक चीज़ें सीखा है, उसका मूल्यांकन करना, ये आपके हैं। अब सत्र समाप्ति पे मतलब कि जैसे कि छुट्टी होने वाली होती है गर्मियों की, आपका सत्र समाप्त होने वाला है, उस टाइम उनका क्या कार्य होता है। तो विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ साथ पुरस्कार वितरण करने की व्यवस्था, जैसे कि आपका एनुअल फंक्शन वगैरह होता है उसको ऑर्गेनाइज करना आपके सत्र के समाप्ति पे, फिर आपके प्राइज वगैरह प्रोवाइड करना, ये काम कराते हैं। और फिर शिक्षण कार्य में इनका क्या योगदान है देखते हैं। क्या है, शिक्षण के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को सेमिनार, वर्कशॉप, वाद विवाद में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनको अवसर देना। जो भी आपके टीचर्स हैं उसमें जिनकी नियुक्ति की गई है विद्यालय में, उनके अंतर्गत मतलब उनको प्रोत्साहित किया जाता है और फिर अवसर प्रदान किया जाता है किसी प्रतिभा में भाग लेने के लिए, या सेमिनार होता है टीचर्स का उसमें भाग लेने के लिए, ठीक है। तो ये आपके प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का चयन। जो भी आपके पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, उनमें उनका चयन करने में ये हेल्प करते हैं। तो शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही पुस्तकों का चयन होता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप बुक प्रोवाइड कर देंगे कि ये बुक पढ़ाने हैं, वो तभी वो मतलब जो शिक्षा विभाग द्वारा बताई गई चीज़ें या माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में या पुस्तक का चयन करते हैं। नेक्स्ट है आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना। जो भी आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आती हैं उनका सभी का व्यवस्था करना। जैसे इसमें शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था हो गई, जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास अच्छे से होता है। तो विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना प्रधानाचार्य का प्रमुख दायित्व है, ठीक है। जैसे इसमें आ जाता है आपके पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शारीरिक शिक्षा का व्यवस्था करना। तो प्रधानाचार्य विद्यालय में खेल कूद, व्यायाम, ड्रिल तथा शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करने का पूरा दायित्व रखता है, ठीक है, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास अच्छे से होता है। नेक्स्ट है आपका अनुशासन एवं सामान्य चारित्रिक भावना का विकास करना। अनुशासन मतलब कि स्कूल में अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है, और आपके सामान्य चारित्रिक की भावना का विकास करना, ये इनके माध्यम से होता है। और प्रधानाचार्य को स्वयं अनुशासित व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं और आप उनके नीचे के जो लोग आते हैं, जैसे कि आपके शिक्षक वगैरह, अगर वो मतलब अनुशासन में नहीं रहेंगे या आपके अनुशासित व्यवहार नहीं करेंगे तो उनसे नीचे वाले भी लोग नहीं करेंगे, इसलिए उनको भी खुद को अनुशासन में रखना चाहिए। और छात्रों में नैतिक गुणों का विकास करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। मतलब कि बच्चों में जो नैतिक विकास होते हैं, जैसे कि आज्ञा का पालन करना, किसी का रिस्पेक्ट करना, किसी की बातें मानना, बड़ों का आदर करना, ये सब आपके नैतिक विकास में आ जाते हैं। तो इनका विकास करने के लिए आपको स्कूल में सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उनका आयोजन कराया जाता है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम की मदद से जो भी नाट्य वगैरह प्रस्तुत किया जाता है उससे में बच्चों को नैतिक गुणों का मतलब कि विकास होता है। और क्या करते हैं प्रधानाचार्य आपके पर्यवेक्षण करते हैं, मतलब निरीक्षण इसलिए करते हैं कि विद्यालय में जो भी आपके पठन कार्य हो रहे हैं अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं, ये भी देख रेख करते हैं। तो विद्यालय के कार्यों का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण भी करते हैं आपके प्रधानाचार्य। नेक्स्ट है आपका कार्यालय कार्य एवं रजिस्टर। जो भी आपके रजिस्टर बनाए जाते हैं स्कूल या विद्यालय में, उनका भी संचालन यही करते हैं। तो रजिस्टर तथा कार्यों में त्रुटि की जांच करना, ठीक है। जो भी आपके रजिस्टर बनाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, तो फिर उनमें त्रुटि का जांच यही करते हैं आपके प्रधानाध्यापक। और लास्ट है इनका काम मूल्यांकन, ठीक है, इवेल्युएशन, मतलब ये चीज़ें कहाँ तक
सही से हो पाई है, इसका जांच करना। तो विद्यालय संचालन में प्रयुक्त नीतियाँ किस सीमा तक सफल हुई है, इसका मूल्यांकन करना भी आपका कौन करता है, प्रधानाध्यापक करते हैं। अब आगे अध्यापक, ये भी आपके मानव संसाधन प्रबंधन में आते हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, प्रधानाचार्य के बारे में ज़्यादा पूछता है, इसलिए वो ज़्यादा ब्रॉड था, तो ये तुरंत खत्म हो जाएगा। ये देखिए, तो शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्य संचालन के रूप में अध्यापक का स्थान निश्चित रूप से केंद्र में होता है। मतलब शैक्षिक प्रक्रिया में, मतलब क्योंकि शैक्षिक का कार्य कौन कराता है, शिक्षक ही कराते हैं। मैनेजमेंट तो आपका देखता है वो प्रधानाचार्य, लेकिन जो आपका शैक्षिक प्रक्रिया मतलब टीचिंग कौन कराता है, आपका अध्यापक कराता है। इसलिए टीचिंग के मामले में इनको मुख्य माना जाता है, आपके अध्यापक को। अध्यापक मात्र अपने मौखिक शब्दों के द्वारा ही नहीं, अपितु अपने रुचि, अरुचि, आचार विचार, रहन सहन एवं अन्य मानवीय तत्वों के माध्यम से छात्रों को प्रभाव डालता है। कहने का मतलब ये है कि जो टीचर्स होता है बच्चों के लिए बहुत मतलब आदर्श के रूप में रहता है। वो हर प्रकार के बच्चों को प्रभावित करता है। बस ये नहीं कह सकते कि वो शिक्षण कार्य करा रहा है उसी से बच्चे सीखते हैं। वो बच्चे मतलब टीचर से ही सीखते हैं, टीचर का बिहेवियर कैसा है, उनका रुचि अरुचि किस में है, उनके विचार है, उनका रहन सहन, ये सब मतलब बच्चों पे इफेक्ट डालता है अगर टीचर का जैसा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब है शिक्षक का कर्तव्य। शिक्षक का क्या कर्तव्य है, तो निश्चित समय पर सुबह शाम प्रार्थना सभा में भाग लेना। मतलब कि जो भी प्रेयर कराए जाते हैं आपके मॉर्निंग और इवनिंग टाइम, तो उसमें भाग लेता है टीचर। और क्या है, शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है कि वे निष्ठा से कार्य करें। मतलब कि आपने जो भी कार्य संपन्न कर रहे हैं तो उनके अंदर निष्ठा की भावना होनी चाहिए। ठीक है, अपने काम के प्रति समर्पित होने चाहिए वो। थर्ड है, शिक्षक अपने वर्ग की सभी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ ले। मतलब कि जो भी क्लास को उनको पढ़ाना है सबसे पहले उनको खुद पढ़ लेनी चाहिए चीज़ों को, जो भी बुक्स वगैरह है, सो दैट बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और चीज़ों को अच्छे से बता सके। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करें। TLM जिसको कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, इसको कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें आपका श्रव्य दृश्य सामग्री आती है। तो इसका यूज़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो चीज़ें रुचिकर होंगी और बच्चों को ईजिली समझ में आएंगी। नेक्स्ट है, प्रत्येक बच्चे के शैक्षिक उपलब्धि का स्तर जानना चाहिए। मतलब कि बच्चा को कितना चीज़ें आता है पहले उसको जान लेना चाहिए टीचर को, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को ईजी चीज़ आ ही नहीं रहा है आप उसको हार्ड पढ़ाइए। तो पहले बच्चे के लेवल जानिए, बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे को चीज़ें कहाँ तक आती है पहले वो समझना चाहिए टीचर को, उसके बाद उसके हिसाब से बच्चों को आपका पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, बच्चों के उपलब्धि स्तर में हो रही प्रगति संबंधी अद्यतन रिपोर्ट रजिस्टर कार्ड में दर्ज करें एवं उसे अभिभावकों के बीच प्रदर्शित करें। मतलब बच्चे ने कहाँ तक आपका बच्चे में कहाँ तक विकास हुआ है सब उसमें लिखना चाहिए रजिस्टर में, और उनके अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। ये टीचर का काम होता है। नेक्स्ट है, शिक्षक रुचि लेकर बच्चों को सिखाते पढ़ाते हैं। मतलब बच्चों को टीचर्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यालय के नियम विनिमय एवं निर्देश का पालन करना चाहिए। जो भी विद्यालय में नियम बनाए गए हैं टीचर को फॉलो करना चाहिए। तो ये था आपका टीचर शिक्षक के बारे में। अब है आपका छात्र स्टूडेंट के बारे में। तो विद्यालय के मानवीय संसाधनों का तीसरा आधार स्तंभ आपका विद्यालय के बालक या आपके छात्र होते हैं। पहला आपका आधार प्रधानाध्यापक को पढ़ा, दूसरा हमने टीचर्स को पढ़ा, शिक्षक को, तीसरा आपका छात्र स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाती है। सर्वांगीण विकास का मतलब है आपका मानसिक विकास हो गया, उनका शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, आपका संवेगात्मक विकास हो गया। इससे मतलब होता है आपका सर्वांगीण विकास का मतलब। विद्यालय में जो भी प्रबंधन होते हैं वह छात्र को ही केंद्र में मानकर किए जाते हैं। मतलब कि यहाँ सिंपली कहने का मतलब है कि आपका जो टीचिंग होता है आपका बाल केंद्रित होता है। बाल केंद्रित मतलब जो भी चीज़ें कराई जाती हैं बालक को केंद्र में मानकर, बालक को मुख्य मान के कराई जाती हैं, उनके रुचि के अकॉर्डिंग चीज़ें कराई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तिगत रूप से समझ छात्रों में कुछ विभिन्नताएं होती हैं। मतलब कहने का मतलब होता है सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं।
उनके अंदर विभिन्नताएं होती हैं, तो चीज़ों को जो भी टीचिंग करानी चाहिए उसको मतलब कि उसमें मौलिकता होनी चाहिए, मतलब कि अलग अलग चीज़ों में मतलब अलग अलग मेथड से पढ़ाने चाहिए आपको। अब है समुदाय, मतलब विद्यालय में कौन कौन से समुदाय होते हैं, जो कौन कौन सी कमेटी काम करती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमको तो जानना पड़ेगा समुदाय होता क्या है, या समुदाय का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, ये जानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि समुदाय का अर्थ क्या होता है। तो देखते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में समुदाय को कम्युनिटी कहते हैं, जो दो शब्दों से बना है। पहला शब्द काम होता है, दूसरा म्यूनिस होता है बना है, जिसका अर्थ होता है एक साथ। ठीक है, काम का अर्थ होता है आपका एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। तो हम कह सकते हैं एक साथ सेवा करना। तो कम्युनिटी का आपका समिति का अर्थ हो जाएगा एक साथ सेवा करना। ठीक है, काम का मतलब होता है आपका एक साथ, और म्यूनिस का मतलब होता है सेवा करना। तो एक साथ सेवा करना आपका समुदाय या कम्युनिटी का अर्थ होता है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा है आपका कि म्यूनिस का अर्थ क्या होता है, तो सेवा करना। ठीक है, याद रखिएगा, ये हुआ अर्थ आपका। तो इस प्रकार समुदाय वह समूह है जिसमें रहकर समूह के सभी व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करते हुए अपना सामान्य जीवन जीते हैं। अगर समुदाय की परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा, समुदाय वह समूह है जिसमें रहकर समूह के सभी व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करते हुए समय जीवन आपके बिताते हैं। अब आ गया ये के डेविस के अनुसार, ये आपके राइटर हैं, ये क्या कहते हैं, शिक्षाविद हैं ये। समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ठीक, आपका ये समुदाय का हो गया। अब देखिए विद्यालय अभिभावक और समुदाय के बीच अंतर संबंध। जो विद्यालय होता है, फिर उसके समुदाय होते हैं, और जो अभिभावक होते हैं बच्चों के, उनके बीच क्या संबंध होता है, एक नज़र में देख लेते हैं। तो विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है। छात्र समाज एवं समुदाय से अध्ययन के लिए विद्यालय आते हैं। जैसे कि जितने भी बच्चे होते हैं आपके स्कूल वगैरह के, या तो समाज से आते हैं या न किसी समिति या मतलब कम्युनिटी से आपके आते हैं। और जो विद्यालय होता है उसको लघु समाज माना जाता है। ठीक है, दूसरा समुदाय विद्यालय के लिए छात्रों को प्रदान करता है तथा विद्यालय उन्हें सेवार्थ हेतु बनाता है तथा समाज की उन्नति हेतु प्रदान करता है। कह रहा है कि जो भी समुदाय होता है वो विद्यालय क्या देता है, बच्चों को देता है, और विद्यालय क्या करता है, बच्चों को सेवार्थ बनाता है और समाज की उन्नति के लिए उन्हें प्रेरित करता है। एक छात्र आगे चलकर अभिभावक का रूप लेता है तथा वह विद्यालय की समस्याओं को अच्छे समझते हुए उनके विकास में कार्य करता है। अगर बच्चा जो होगा वो ही भविष्य में जाके आपका अभिभावक बनता है, और वो विद्यालय की चीज़ों को बारीकी से समझा होता है, तो क्या करता है, फ्यूचर में आने वाले चीज़ों को अच्छे से कोरिलेट कर पाता है, और विद्यालय में आपको विद्यालय की भावनाओं को समझ सकता है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार विद्यालय अभिभावक एवं समुदाय के मध्य एक संबंध होता है। ठीक, ये तो था आपका संबंध विद्यालय समुदाय, ठीक है, और अभिभावक के बीच। नेक्स्ट है आपके जो भी विद्यालय प्रबंधन में प्रमुख समुदाय की भूमिका होती है। जो विद्यालय में समुदाय होते हैं उनके बारे में जाने। अभी हमने ऊपर देखा आपके विद्यालय मतलब समुदाय क्या होता है, ओवरऑल कहीं भी किसी भी समुदाय की बात करें तो उसकी बात हो रही थी। अब है आपका जो विद्यालय में समुदाय होता है। तो पहला समुदाय आपका ग्राम शिक्षा समिति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके, ध्यान से पढ़िए इसको। आज स्टार्ट करते हैं। ग्राम शिक्षा समिति अपने पंचायत क्षेत्रों में बेसिक या प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण एवं योजना का प्रारूप बनाती है। ठीक है, जो ग्राम शिक्षा समिति होती है, जो आपके जो भी आपके प्राथमिक विद्यालय होते हैं ग्राम मतलब विलेज में, गांव में, उनका स्थापना करना, नियंत्रण करना और योजना बनाना या प्रारूप आपका प्राथमिक विद्यालय का यही बनाता है आपका ग्राम शिक्षा समिति। और ये प्रत्येक गांव में ग्राम शिक्षा समिति बनाई जाती है। ठीक है, और पूछता है ग्राम शिक्षा समिति का जो आपका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो वहाँ का जो गांव का प्रधान होता है, ग्राम प्रधान, वो आपका अध्यक्ष होता है। ठीक है,
दूसरा देखिए सचिव। इसका सचिव कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का। तो ग्राम स्थित परिषदीय विद्यालय का वरिष्ठ अध्यापक होता है, ठीक है, सचिव इसका। इसमें सदस्य क्या क्या होते हैं? इसमें कम से कम 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। 3 अभिभावक होते हैं इसमें से। कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है आपके, ठीक है। और 3 अभिभावक इसमें होते हैं 5 में से। और इसमें से एक, कम से कम एक आपकी महिला होती है, ठीक है। पूछे कि सदस्य कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, ठीक है। जिसमें 5 में 3 आपके अभिभावक होते हैं। अभिभावक मतलब जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं। और एक आपका अनुसूचित जाति का कोई होता है, अनुसूचित जाति का, और एक आपकी महिला होती है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है आपका ग्राम शिक्षा समिति का? पहला देखिए, पंचायत क्षेत्र से बेसिक स्कूलों की स्थापना करना, उनका प्रशासन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करना, मतलब बेसिक स्कूलों की स्थापना करना आपका। नेक्स्ट है बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार एवं सुधार के लिए योजनाएं बनाना। जो भी बेसिक शिक्षा स्कूल से संबंधित विकास है उनका सुधार के लिए योजना बनाना, यही योजना बनाते हैं। नेक्स्ट बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना। जो भी जिला पंचायत है उनको बताते हैं कि क्या ज़रूरत है प्राथमिक विद्यालय में, ये करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी बेसिक शिक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कार्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाते हैं। जैसे कि जो भी राज्य सरकार होता है पहले इनको बताते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो प्राइमरी स्कूल को में अपनी मदद करते हैं, योगदान देते हैं। नेक्स्ट है ग्राम शिक्षा समिति को प्राप्त करने वाले अनुदान, मतलब कि ग्राम शिक्षा समिति जो होता है इनको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं अनुदान के रूप में। तो पहला होता है विद्यालय का निर्माण। विद्यालय के निर्माण के लिए इनको अनुदान दिया जाता है, धनराशि दी जाती है। शौचालय के निर्माण के लिए दिया जाता है प्राइमरी स्कूल में। शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए दिया जाता है। शिक्षण अधिगम उपकरण के लिए दिया जाता है। और अन्य वित्तीय सहायता, मतलब और आपके अन्य जो वित्तीय सहायता प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विद्यालय प्रबंधन समिति। वो तो आपका पहला समिति था, अब दूसरा समिति स्टार्ट हो रहा है आपका विद्यालय प्रबंधन समिति। ये क्या है? इसका कार्य 2 वर्ष का निर्धारित किया गया है। 15 सदस्य, इसमें 15 लोग सदस्य होते हैं इसके। 11 इसमें से अभिभावक होते हैं, ठीक है। 15 लोग होते हैं टोटल, इसमें 11 अभिभावक होते हैं इस सदस्य में। इसका कर्तव्य क्या है आपका विद्यालय प्रबंधन समिति का? तो देखिए, विद्यालय के आसपास की बस्ती के 6 से 14 वर्ष के सभी बालक विद्यालय में दर्ज है या नहीं, यह देखना। मतलब जो भी जिस गांव में आपका प्राथमिक विद्यालय है वहाँ से 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो विद्यालय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये इसका प्रावधान करना। नेक्स्ट है यदि प्रवेशित नहीं है तो उन्हें विद्यालय में अनिवार्यतः प्रवेश दिलाना। अगर वो क्लास नहीं आ रहे हैं तो उनको मतलब प्रवेश नहीं लिया है तो उनको अनिवार्य कराना प्रवेश, ये आपका काम है। नेक्स्ट है विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षण अवधि में नियमित उपस्थिति को देखना कि डेली वो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं कि नहीं, ये देखना। विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाना और विद्यालय में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकताएं हैं उसके बारे में देखना। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष समूह के बच्चे यदि किन्हीं कारणों से प्रारंभिक शिक्षा से छूट रहे हैं तो उन्हें आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाना। अगर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आ रहे हैं और किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं तो वो भी सुनिश्चित करना क्या कारण है, उसके बाद उनको फिर से आपका कक्षा में प्रवेश दिलाना। नेक्स्ट है शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु योजना बनाना। जो भी शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी सुधार होते हैं उसका योजना बनाना। नेक्स्ट अध्ययन के समय बच्चों की रुचि के साथ बिना भय के गतिविधि में भाग लेते हैं या नहीं, इस बात की निगरानी रखना। नेक्स्ट है विद्यालय को प्राप्त होने वाले भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय सुविधाओं का लेखा जोखा करना, ठीक है। ये सब कार्य हैं। और आपका 2-3 संघ और बचा है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट संघ है आपका, ये तो विद्यालय प्रबंधन हो गया।
नेक्स्ट संघ है आपका समिति कह सकते हैं इसको, अभिभावक शिक्षक समिति। ये क्या होता है? तो प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसका प्रमुख कार्य अभिभावकों तथा शिक्षक में परस्पर मेल कराते हुए विद्यालय के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाना है। मतलब इनका मुख्य आपको उद्देश्य होता है कि जो भी अभिभावक हैं और शिक्षक हैं उनके बीच आपके मेल कराते हुए शैक्षिक जो स्तर है उसको ऊपर उठाना होता है। कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र के अभिभावक ही होते हैं, उन्हीं में से कोई एक होता है। और जो सचिव होता है आपका प्रधानाध्यापक होता है। इसके सदस्य आपके 5 अभिभावक सदस्य होते हैं एवं 1 शिक्षक होते हैं। अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव ग्राम शिक्षा समिति व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जाता है। इनका जो सदस्य चुनने का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इनके कार्य क्या होते हैं? अभिभावक शिक्षक संघ का कार्य क्या होता है? तो निर्धन छात्रों को सहायता प्रदान करना। इनकी मदद से जो भी गरीब बच्चे होते हैं उनको आपकी सहायता प्रदान की जाती है इकोनॉमिकली। नेक्स्ट है बालकों का विद्यालय में नामांकन व उनके बने रहने हेतु सलाह व सहयोग देना, ठीक है। और है आपका सामाजिक सप्ताह के अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट आपका कम्युनिटी है, संघ है आपका मातृ शिक्षक संघ, ठीक है। ये क्या होता है? तो बालिकाओं की सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति सुधारने तथा शैक्षिक व सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की जाती है। कहने का मतलब ये होता है जो मेन ये बालिकाओं के लिए होता है, बालिकाओं की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। ये बहुत सारे हेल्प करते हैं ऐसी महिलाओं का, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या होता है? तो इससे विद्यालय व समुदाय दोनों को लाभ हो रहा है इस संघ से, ठीक है। स्पेशली महिलाओं को ज़्यादा मतलब लड़कियों को ज़्यादा हो रहा है, लड़कियों को अवेयर कराया जाता है शिक्षा के बारे में इस कमेटी के माध्यम से। नेक्स्ट छात्रों की माताओं में से किसी एक माता को अध्यक्ष बनाया जाता है और इसका मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कोई महिला होती है। वो महिला कौन होती है? वो वही मतलब जो भी आपकी छात्राएं होती हैं उन्हीं की कोई एक मदर होती है तथा विद्यालय की महिला शिक्षक को सचिव बनाया जाता है। और सचिव कौन होता है आपका? जो आपकी महिला शिक्षक होती हैं उनको सचिव बनाया जाता है मातृ शिक्षक संघ का। नेक्स्ट देखिए 5 अन्य सदस्य भी छात्रों की माताओं में से ही होते हैं। अन्य सदस्य लेंगे तो 5 और अन्य सदस्य होते हैं। और जो ये सदस्य होते हैं इस कमेटी के वो भी आपके जो पेरेंट्स हैं, मतलब कि पेरेंट्स में फीमेल कैंडिडेट होती हैं, ठीक है। इस संघ के माध्यम से माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है। मेन ये आपका इसका उद्देश्य है कि माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता का भाव पैदा करना। नेक्स्ट महिलाओं को उनके शक्ति अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराना ताकि वे अपने अधिकारों का प्रयोग एवं दायित्वों का भली भांति पालन कर सके, इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है पुरुषों के समय महिलाओं को भी संघ बनाने का अधिकार है, इसका उद्देश्य है मतलब महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है ये दिखाता है। और बालकों के समान बालिकाओं को विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करने को प्रोत्साहित किया जाता है इसके माध्यम से। अब है नेक्स्ट कमेटी आपका महिला प्रेरक, एक मिनट, नेक्स्ट लास्ट में भी लास्ट कमेटी है महिला प्रेरक दल। शैक्षिक प्रबंधन में महिला प्रेरक समूह का गठन विद्यालय की देख रेख के लिए किया जाता है। ये इसमें महिलाएं शिक्षा संबंधी आकर्षक कार्यक्रम बनाकर लोगों को प्रेरित करती है, ठीक है। कार्यक्रम कराया जाता है महिलाओं के द्वारा जो लोगों को प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट ये महिला प्रेरक दल शक्ति योग्य एवं प्रभावशाली महिलाओं का समूह होता है जो अनेक प्रकार के कार्यों द्वारा विद्यालय व्यवस्था में सहयोग करती हैं, ठीक है। ये इसमें कौन सी महिलाएं होती हैं? इस दल में शिक्षित महिलाएं होती हैं, योग्य महिलाएं होती हैं, प्रभावशाली होती हैं, ठीक है। इनका समूह होता है और इनके द्वारा आपके विद्यालय व्यवस्था में सहयोग किया जाता है। इनका कार्य क्या है? महिला प्रेरक दल के माध्यम से ग्राम तथा शहरी क्षेत्रों के पिछड़ी महिलाओं को शिक्षा के महत्व को समझाना होता है। जो गांव की महिलाएं होती हैं या जो पिछड़ी महिलाएं होती हैं उनको शिक्षा के महत्व को समझाया जाता है इनके माध्यम से।
नेक्स्ट है आपके महिला प्रेरक दल के द्वारा शिक्षा का प्रसार प्रचार करके लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है, महिला प्रेरक दल के माध्यम से स्त्री पुरुष के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है। मतलब कि जो भी भेदभाव चल रहे हैं मेल और फीमेल में, पुरुष और महिला में, उनको दूर किया जाता है इस कमेटी के माध्यम से। तो ये रहा आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है और जो था बहुत बड़ा चैप्टर था आपका। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आपका ये टेलीग्राम लिंक है आपका, ये अगर आपको सारा नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक है @DLED स्टडी क्लासेस, इस पे जुड़ जाइए। ठीक है, ये आपको सारे नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और जो आपका ये चैप्टर था शैक्षिक प्रशासन, ये कंप्लीट हुआ। बहुत बड़ा यूनिट था आपका शैक्षिक प्रशासन। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।